हेलो। आज का वीडियो अपना है अरेस्टेड पर्सन के राइट्स के ऊपर। लास्ट वीडियो में अपन ने करा था पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर, मतलब अरेस्ट के बाद का प्रोसीजर अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अब आ जाता है पर्सन अरेस्ट हो गया, अब उसके राइट्स के ऊपर हम आ जाते हैं कि उसके क्या क्या राइट्स हैं। तो ठीक है, आप सेक्शन 50 निकाल लीजिए अपना बेयर एक्ट में। सबसे पहले सेक्शन 50 अपने को बताता है पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल। ठीक है, इसमें दो बातें हैं। सेक्शन 50 की जो पहली बात है ये हमें बोलती है कि कोई भी पर्सन, एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन अरेस्टिंग एनी पर्सन विदाउट वारंट अरेस्ट हो रहा है, शेल forthwith communicate to him full particulars of the offense for which he is arrested and the ground of for such arrest। मतलब कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई दूसरा पर्सन, अदर पर्सन जिसने विदाउट वारंट अरेस्ट किया है, वो उस अरेस्टेड पर्सन को किस ऑफेंस में अरेस्ट किया है वो, और ग्राउंड किस ग्राउंड पे उसको अरेस्ट किया है उसको कम्युनिकेट करेंगे, उसको बताएंगे। दूसरी बात आ जाती है बेल के ऊपर, उसके बेल का राइट। दूसरी बात ये बोलती है कि अगर मान लो पर्सन को अरेस्ट किया है, वो ऑफेंस ऐसा है कि वो बेलेबल ऑफेंस है, मतलब अगर नॉन बेलेबल होगा तो वैसे उसको बेल नहीं मिलेगी, पर ऐसा है कि इसमें बेल मिल सकती है, तो उसको उसके राइट के ऊपर राइट बताएंगे कि तुमको बेल पे रिलीज कर सकते हैं, तुम्हारा राइट है, तुम चाहो तो अपनी सिक्योरिटीज अरेंज कर लो। ठीक है, श्योरिटीज अरेंज कर लो अपनी बिहाफ पे और अपनी बेल पे रिलीज हो जाओ। उसके राइट के बारे में बताएंगे। दोनों बातें हो गई, पहले में ग्राउंड बताएंगे अरेस्ट का, दूसरे में उसके बेल का राइट बताएंगे। अपना 50 हो गया। अब आ जाइए 50A। ये स्टार्टिंग में नहीं था, 2005 में ये एड हुआ है अपना। 50A एक ऑब्लिगेशन लगा देता है अरेस्ट करने वाले पर्सन पर। क्या लगाता है ऑब्लिगेशन? ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट टू ए नॉमिनेटेड पर्सन, मतलब किसी नॉमिनेटेड पर्सन को अरेस्ट के बारे में बताना। ये ड्यूटी होती है किसकी? जो पर्सन अरेस्ट कर रहा है उसकी। इसका सबसेक्शन 1 में आ जाइए। सबसेक्शन 1 ही बोलता है कि एवरी पर्सन और अदर, एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग द अरेस्ट। ठीक है, कोई पहला ये बोल रहा है कि कोई भी पर्सन, पुलिस ऑफिसर या कोई और पर्सन जो अरेस्ट कर रहा है, वो किस अरेस्ट के बारे में और साथ साथ किस पहले से अरेस्टेड पर्सन को डिटेन करके रखा है, रोक के रखा है, कहाँ उसे कस्टडी है, उसके बारे में किसी नॉमिनेटेड पर्सन को। उसके नॉमिनेटेड पर्सन कौन कौन हो सकता है? जिसका वो नाम ले सकता है, जैसे कोई रिलेटिव हुआ, उसका कोई फ्रेंड हुआ, ठीक है, उसका फैमिली मेंबर, मतलब कोई भी जो उसका वो जो उसके वेलफेयर के लिए या उसके गुड फेथ में है, उस पर्सन के में उसकी गुडविल चाहते हैं, वो उसको उसके अरेस्ट के बारे में और पैलेस ऑफ डिटेंशन, उसको कहाँ रोक के रखा है, ये दोनों चीज के बारे में उसको बताएंगे, जिसका नाम वो लेता है अरेस्टेड पर्सन। ये पहली होगी सबसेक्शन में। सबसेक्शन 2 हमें बताता है कि जो उसका राइट है अरेस्टेड पर्सन का, कि वो अपने किसी नॉमिनेटेड पर्सन को अपने अरेस्ट के बारे में बता सकता है। ये उसके राइट के बारे में पुलिस ऑफिसर उसको जब पुलिस स्टेशन लेके आएंगे ना, एज सुन एज पॉसिबल उसको उसके राइट के बारे में बताएगी, जितना जल्दी हो सके उसको इसका राइट बता देगी कि भाई तुमको राइट है, हमें बता दो, तुम्हारा कोई रिलेटिव किसी का नाम बता दो, हम उसको तुम्हारे अरेस्ट के बारे में बता देंगे कि हमने तुम्हें अरेस्ट कर रखा है और इस जगह हमने रोक के रखा है। ठीक है, ये सेकंड में हो गया। कम ऑन द थर्ड, सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि जब उसको नॉमिनेटेड पर्सन को इन्फॉर्म कर दिया पुलिस ऑफिसर ने, तो उसकी रिगार्डिंग एक एंट्री करेंगे वो एक डायरी में। वो डायरी पुलिस स्टेशन में एक डायरी रखी जाती है इस पर्पज से, उसमें उसकी एंट्री करेंगे किस पर्सन को इन्फॉर्म कराया उन लोगों ने, पुलिस ऑफिसर ने किस पर्सन को इन्फॉर्म कराया, उसका नाम लिखेंगे उस डायरी में। किस फॉर्म में करेंगे? ये फॉर्म प्रेस्क्राइब करेगी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, वो उस डायरी में एंट्री करेंगे। यह आ गया सबसेक्शन 3। 4th मजिस्ट्रेट की ड्यूटी बताता है। क्या बताता है कि जब अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएंगे, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट खुद को सेटिस्फाई करेगा कि क्या सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 को फॉलो करा है कि नहीं करा। आ जाइए, आप एक बार रीड आउट कर लीजिए 50A का 4th वाले में जो अपन पढ़ रहे हैं। मजिस्ट्रेट बिफोर हुम सच अरेस्टेड पर्सन इज प्रोड्यूस टू सर्टिफाई हिमसेल्फ दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 हैव बीन कंप्लाइड विद द रिस्पेक्ट ऑफ सच अरेस्टेड पर्सन। मतलब सेकंड और थर्ड में जो लिखा था सबसेक्शन 2nd और 3rd में, क्या उसकी उनको फॉलो करा है कि नहीं करा। अब सेकंड और थर्ड में क्या था? सेकंड में क्या था कि उस अरेस्टेड पर्सन को क्या इन्फॉर्म करा है कि नहीं करा, कि तुमको राइट है कि तुम किसी नॉमिनेटेड पर्सन को हम तुम्हारे अरेस्ट के बारे में बताएं। ठीक है, ये वाला राइट हो गया उसका। थर्ड क्या बोल रहा था कि क्या पुलिस ऑफिसर ने एक एंट्री करी है इसके रिगार्डिंग कि किसको इन्फॉर्म कराया उन्होंने, अरेस्टेड पर्सन के किस रिलेटिव या किस फ्रेंड को इन्फॉर्म कराया कि हमने इस पर्सन को अरेस्ट कराया, कि पुलिस ऑफिसर ने उसकी एंट्री कर दी डायरी में। ये दोनों चीजें मुझसे सेटिस्फाई करेगा कि क्या फॉलो हुई है कि नहीं हुई।
ठीक है, यह हो गया अपना 50A। अब आप 41D निकाल लीजिए। जब लास्ट वीडियो हुआ था तब मैंने बोला था, अपने जब अरेस्ट का प्रोसीजर कर रहे थे, कि 41D राइट्स में आएगा, अरेस्टेड पर्सन की राइट्स में। 41D अपने बताता है राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन। क्या बोलता है? व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड इंटरोगेटेड बाय पुलिस ही शैल बी इंटाइटल्ड टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन, नोट 3 ऑफ द इंटरोगेशन। मतलब कि जब अरेस्ट किया जाएगा, अरेस्ट हो गया, अरेस्टेड पर्सन का ये राइट है कि वो अपने जब इंटरोगेशन हो रही है, उससे पूछताछ हो रही है, उसके दौरान वो अपने एडवोकेट से मिल सकता है, उससे कुछ एडवाइस वगैरह कुछ भी ले सकते हैं कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कैसे हैंडल करूँ, क्या सिचुएशन है, मतलब वो उनका मैटर है। मतलब वो अपने एडवोकेट से मिल सकता है, बट नॉट थ्रू ऑफ द इंटरोगेशन, बट इंटरोगेशन के दौरान नहीं। मतलब दोनों में फर्क है। ड्यूरिंग इंटरोगेशन का मतलब कि जैसे इंटरोगेशन हो रही है उससे पुलिस उसके ले आई है, उसको इंटरोगेशन कर रही है, तो वो अपने एडवोकेट से मिल सकता है। थ्रू आउट द इंटरोगेशन मतलब कि जब पुलिस के सामने वो बैठा है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, उससे सवाल जवाब कर रही है, तो तब उसका एडवोकेट उसके साथ प्रेजेंट नहीं होगा कि यहाँ केस बैठा है, उसका साथ में उसका एडवोकेट भी बैठा है और उससे पुलिस पूछताछ कर रही है, ऐसा नहीं होगा। ड्यूरिंग इंटरोगेशन वो कभी भी मिल सकता है, बट जब पुलिस पूछताछ कर रही है उस टाइम एडवोकेट उसका प्रेजेंट नहीं होगा, तब एडवोकेट नहीं होगा उस जगह पे, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, 41D हो गया अपना। अब इसके कुछ केस लॉज अपन कर लेते हैं। पहले सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल अपन में बता देते हैं। ये जो राइट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन ने भी कंफर्म कर रखे हैं, फंडामेंटल राइट भी है साथ साथ अक्यूज अरेस्टेड पर्सन का। ये अपन आर्टिकल 22 देखते हैं। ठीक है, 22 क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 22 अपना फंडामेंटल राइट है, ये भी कंफर्म कर देता है। आर्टिकल 22 के जो फर्स्ट क्लोज है ये यही बोलता है कि जैसे किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया, उसको उसके ग्राउंड बताएंगे अरेस्ट के, किस ग्राउंड पे उसको अरेस्ट करा है। ठीक है, साथ साथ उसका राइट है कि कंसल्ट टू लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस, कि वो अपने लीगल प्रैक्टिशनर से, किसी एडवोकेट से अपनी एडवाइस ले सकता है, मिल सकता है, और उसके लिए कोई उसको डिनाई नहीं करेगा, उसका राइट है। ये अपना आर्टिकल 22 के 1 में भी अपने को कंफर्म कर दिया है। ठीक है, ये अपना हो गया। तो ठीक है, ये सीआरपीसी में भी हो गया अपने उसके राइट्स, साथ साथ फंडामेंटल राइट भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी दे दिया आर्टिकल 22 के फर्स्ट में। अब इसके कुछ केस लॉज भी है। अब केस के लिए आप 3 केस अपने चलते हैं, इसमें 2 हैं मोस्टली। पहला है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1994 का केस है अपना। जोगिंदर कुमार के केस में केस नाम में सारे उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप उसमें साइटेशन देख लेना केस की। जोगिंदर कुमार के केस में क्या हुआ था, एक प्रैक्टिसिंग लॉयर होते हैं, उनको पुलिस स्टेशन बुलाती है किसी केस की इंक्वायरी के पर्पज में। अब उनको बुला लेती है, पर उनका कुछ वो घर नहीं जाते या कुछ उनका पता नहीं लगता है उसकी फैमिली को, तो उसकी फैमिली पुलिस स्टेशन आके उससे पूछती है, पुलिस वालों से, कि कहाँ है क्या नहीं है। तो उसके पुलिस ऑफिसर उनको कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं देते, मतलब वो उनको कोई सही से वो जवाब नहीं देते हैं। तो फिर वो फैमिली मेंबर क्या करते हैं, कोर्ट में एक हैबेस कॉर्पस रिट लगा देते हैं। अब हैबेस कॉर्पस का मतलब होता है कि यू मे हैव ए बॉडी, कि किसी को इनलीगली डिटेन करते हैं, तो वो पूछते हैं कोर्ट की आपने किस अथॉरिटी में उनको अरेस्ट कराया, क्यों पर्पज, क्या अरेस्ट था, वो सारा वो अपन जब हैबेस कॉर्पस रिट्स के ऊपर आएंगे, ठीक है, जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तब मैं डिटेल में बता दूंगी। तो जब हैबेस कॉर्पस रिट लगती है तो उसके रिट के चलते वो सुप्रीम कोर्ट में उसको लॉयर को प्रोड्यूस करती है पुलिस। तो पुलिस यहाँ बोलती है कि हमने एक्चुअल में इसको डिटेन नहीं किया था, इनको ये एक्चुअल में हमें असिस्ट कर रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं केस की इंक्वायरी के पर्पज से। ठीक है, तो पुलिस ने ये कहा। तो कोर्ट ने इस केस में फिर कुछ गाइडलाइन दी थी, मेनली 3 गाइडलाइन है। पहली जो गाइडलाइन थी कोर्ट ने जो दी थी इस केस में, वो ये थी कि जो भी अरेस्ट पर्सन होगा, ठीक है, उसके अरेस्ट के बारे में किसी नॉमिनेटेड पर्सन को, उसके कोई रिलेटिव हुआ, फैमिली मेंबर हुआ, जो भी उसकी अच्छाई, मतलब उसके गुड फेथ के बारे में सोचता है, ठीक है, उसमें गुड फेथ रखता है, जो भी है, जो जिसका नाम वो नॉमिनेट करेंगे अरेस्टेड पर्सन, उसको उसके अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म करेंगे। दूसरी जो इसमें गाइडलाइन थी वो ये थी कि ये जो राइट है उसका अरेस्टेड पर्सन का, कि वो अपने किसी रिलेटिव को या फ्रेंड को इन्फॉर्म कर सकता है अपने अरेस्ट के बारे में, और पहले से डिटेंशन की कहाँ उसको डिटेन करा है, उसकी इन्फॉर्मेशन, इस राइट के बारे में पुलिस ऑफिसर्स को एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके पुलिस स्टेशन लाते ही उसको बता देगी कि भैया तुम्हें राइट है
बता दो किसको इन्फॉर्म करना है। थर्ड ये बोला था कि ये एक जैसे ही इन्फॉर्म कर दिया किसी रिलेटिव को, नॉमिनेटेड पर्सन को, पुलिस ऑफिसर ने उसके अरेस्ट के बारे में, उस पर्सन का उसके बारे में वो एक एंट्री करेंगे एक डायरी में, जो पुलिस स्टेशन में इस पर्पज के लिए रखी जाती है। इसमें ये बोल दिया था। ये अपने 3 गाइडलाइन जोगिंदर कुमार के केस में आ गई थी। अभी केस आता है डीके वासु का। इससे पहले केस है नीलावती बेहरा का। नीलावती बेहरा मतलब स्टेट ऑफ उड़ीसा का केस है। ये 1993 का केस है। इस केस में एक्चुअल में क्या हुआ था, एक गांव में एक चोरी हो जाती है, ठीक है। तो उस पर्पज के लिए, इन्वेस्टिगेशन पर्पज के लिए एक पुलिस है ना, एक 22 साल के एक लड़के को अरेस्ट कर लेती है, मतलब अरेस्ट किया, इन्वेस्टिगेशन पर्पज के लिए उसको कस्टडी में ले जाती है। और वहाँ उसको हैंडकफिंग होती है, उसको हथकड़ी लगाते हैं वो, और टाइट बांध देते हैं और पुलिस कस्टडी में रखते हैं। तो उसी दिन जब उसको सुबह अरेस्ट करते हैं, शाम को उसकी मदर उसको उसके लिए खाना लेके जाती है, ठीक है। फिर उसके अगले दिन नेक्स्ट डे उसकी जो डेड बॉडी है वो एक रेलवे ट्रैक पे मिलती है। उसके हाथों में हैंडकफिंग होती है और बॉडी पे काफ़ी सारी इंजरीज होती है। तो जब पुलिस इस पे बोलती है कि एक्चुअल में ये रात को एस्केप हो गया था, कस्टडी से भाग गया था और हमें इसकी बॉडी डेड बॉडी मिली है रेलवे ट्रैक पे। तो जब एविडेंस पे, इन पे सब पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको, उसकी मदर को कंपनसेशन दिलाया, ठीक है, और कहा कि इसकी डेथ कस्टडियल डेथ है एक्चुअल में, कि क्योंकि इसकी सारी इंजरीज कस्टडी में हुई है और इसकी डेथ इंजरीज के कारण हुई है, तो इसको कस्टडियल डेथ मान लिया, ठीक है। ये हुआ था इसमें। तो फिर एक डीके वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है। ये अपना 1997 का केस है। इस केस में क्या हुआ था, जो डॉक्टर डीके वासु होते हैं वो एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं एक लीगल एड सर्विस के, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो एक PIL लगाते हैं कोर्ट में और उसमें काफ़ी सारे इश्यूज बताते हैं कि कस्टडी डेथ हो गई, और अरेस्टेड पर्सन के राइट्स के बारे में बताते हैं कि उनका वॉयलेशन हो रहा है, ये हो रहा है, जो भी है। तो कोर्ट उसको फिर क्या करता है, PIL के लिए उसको रिट मान लेता है और अपनी गाइडलाइन देता है। अब कोर्ट क्या क्या गाइडलाइन देता है वो आपको मैं बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोर्ट जो फर्स्ट गाइडलाइन देता है कि वो ये देता है कि जो भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है या और जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जो पुलिस ऑफिसर, वो अपने नाम, अपने एक्यूरेट विजिबल आइडेंटिटी रखेगा, मतलब अपनी जैसे यूनिफॉर्म होती है या जैसे जो भी है पुलिस की, वो विजिबल आइडेंटिटी रखेगा जिससे देखते पता लग जाए कि हाँ ये पुलिस ऑफिसर है। अपना नेम टैग रखेगा, नेम टैग के साथ साथ वो अपनी डेजिग्नेशन, उसकी क्या डेजिग्नेशन है वो रखेगा, जो भी अरेस्ट कर रहा है या इन्वेस्टिगेशन कर रहा है पुलिस ऑफिसर। दूसरी ये बोली थी कि जो पर्सन अरेस्ट, जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है वो एक अरेस्ट मेमो बनाएगा, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाएगा। उस मेमोरेंडम पे कम से कम एक विटनेस का साइन होगा। कौन होगा विटनेस? या तो उस अरेस्टेड पर्सन का फैमिली मेंबर होगा, उसका रिलेटिव होगा, अगर वो नहीं मिलते हैं तो कौन होगा, उसके एरिया का कोई रेस्पेक्टेबल सिटीजन होगा, वो उस पर मेमोरेंडम पे साइन करेगा। दूसरी बात ये बोली थी इसमें। जो तीसरी थी कि जो अरेस्टेड पर्सन है, जिसको अरेस्ट किया है, वो इंटाइटेड, उसका राइट है कि वो किसी नॉमिनेटेड पर्सन को अपने अरेस्ट के बारे में और उसके पहले से डिटेंशन को कहाँ रोक के रखा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। और पुलिस ऑफिसर फिर उसको, जिसका वो नाम लेता है, उसको इन्फॉर्मेशन देंगे कि हमने इसको अरेस्ट करा और इस जगह उसको रोक के रखा है कस्टडी में। ये हो गई। फोर्थ बोलती है कि मान लो अगर वो जो पर्सन है उसका नेक्स्ट फ्रेंड, जिसके बारे में, जिसका नॉमिनेट किया है कि हाँ इसको मैं अरेस्ट के बारे में बताऊँ, वो अगर दूसरी डिस्ट्रिक्ट में है तो तब क्या करेंगे, जो पुलिस ऑफिसर है उसकी इन्फॉर्मेशन, अरेस्ट की इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू देंगे, लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जो उस डिस्ट्रिक्ट में है, या फिर पुलिस स्टेशन, जो उस डिस्ट्रिक्ट में पुलिस स्टेशन है उसके थ्रू उस नेक्स्ट फ्रेंड को इन्फॉर्मेशन देंगे अरेस्ट की। और वो इन्फॉर्मेशन कितने टाइम में हो जानी चाहिए, 8 से 12, 8 to 12 आवर्स के बीच में हो जानी चाहिए। अरेस्ट के 8 से 12, 8 to 12 आवर्स के बीच में वो इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए उनको, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिफ्थ गाइडलाइन ये आई थी कि जो अरेस्टेड पर्सन का जो राइट है कि वो अपने किसी नॉमिनेटेड पर्सन को इन्फॉर्म कर सकता है, उसके इस राइट के बारे में पुलिस ऑफिसर्स को एज सून एज पॉसिबल बता देंगे। जैसे उसको अरेस्ट हुआ, पुलिस स्टेशन लेके आए उसको, उसके इस राइट के बारे में बता देंगे कि तुमको राइट है, बता दो हमें किसके इन्फॉर्म करना है, हम उसको तुम्हारे अरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे। फिफ्थ आ गई थी। सिक्स्थ आई थी एंट्री के ऊपर, कि जैसे ही किसी को इन्फॉर्मेशन दे दी पुलिस ऑफिसर ने, उसके नॉमिनेटेड पर्सन को, रिलेटिव के, नेक्स्ट फ्रेंड को इन्फॉर्मेशन दे दी उसके अरेस्ट की, उसके रिगार्डिंग वो एक एंट्री करेंगे एक डायरी में, जो पुलिस स्टेशन में इस पर्पज के लिए रखी जाएगी। और किस फॉर्म में करेंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी उस फॉर्म में एंट्री करेंगे।
साथ साथ में ये भी लिखेंगे कि किस पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में वो अरेस्टेड पर्सन रखा गया है, ये लिखेंगे इस डायरी में। 6th ये बोली थी, सॉरी 6th हो गया, 7th कि जब अरेस्टी रिक्वेस्ट करता है एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, जब उस पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं और अरेस्टेड पर्सन रिक्वेस्ट करता है कि मेरा एग्जामिनेशन हो, तो उसके रिक्वेस्ट पे उसका एग्जामाइन करेंगे, उसको एग्जामिनेशन होगा उसका, और उसके बॉडी पे कोई भी इंजरी होगी, ठीक है, माइनर या कोई भी माइनर या मेजर जो भी इंजरीज है उसकी बॉडी पे, वो एक इंस्पेक्शन मेमो में लिखेंगे, मतलब एक इंस्पेक्शन मेमो बनाएंगे, उसमें उसकी बॉडी पे जो माइनर या मेजर इंजरीज है उनको लिख देंगे, और वो इंस्पेक्शन मेमो पुलिस ऑफिसर साइन करेगा, और साथ साथ में अरेस्टेड पर्सन जो अरेस्टी होगा वो भी साइन करेगा, और उस इंस्पेक्शन मेमो की एक कॉपी किसको दे देंगे, अरेस्टेड पर्सन को। ये होगी 7th। 8th ये बोलती है कि ये उसके राइट के बारे में बोलती है मेडिकल एग्जामिनेशन के ऊपर। अपन ने सेक्शन 54 पढ़ा था लास्ट टाइम पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर में, ये वही है कि 48 आवर्स, ठीक है, 48 घंटों के अंदर, अरेस्ट के 48 आवर्स के अंदर अंदर अरेस्टेड पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। कौन करेगा, जो अपन सेक्शन 54 में पढ़ते हैं वैसे, वो मतलब कोई मेडिकल ऑफिसर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा, वो नहीं होगा तो कोई सॉरी उसका मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन। 48 आवर्स के अंदर अंदर उसको मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए। 8th गाइडलाइन ये बोली थी इसमें। 9th थी कि जो कॉपीज होगी ऑल द डॉक्यूमेंट्स, सारी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, साथ साथ जो मेमोरेंडम और अरेस्ट था, ये सारी पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, कोर्ट को, मजिस्ट्रेट को सेंड कर देगा, भेज देगा। 9th ये बोली थी कि ये वही अपना 41D जो अपन ने अभी भी सेक्शन पढ़ा है, ये 9th वही गाइडलाइन है कि अरेस्टेड पर्सन को राइट है कि वो ड्यूरिंग इंटरोगेशन अपने लॉ एडवोकेट से मिल सकता है, बट नॉट थ्रू आउट द इंटरोगेशन, बट इंटरोगेशन के दौरान नहीं, थ्रू आउट द इंटरोगेशन, ड्यूरिंग द इंटरोगेशन मिल सकता है पर इंटरोगेशन हो रही है उस टाइम नहीं। ये आया था। 11th क्या आई थी, ये बताई थी कि एक पुलिस कंट्रोल रूम होगा एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, ऑल डिस्ट्रिक्ट, सभी डिस्ट्रिक्ट में होगा और ऑल स्टेट हेडक्वार्टर में होगा। उस पुलिस कंट्रोल रूम में क्या होगा, जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है किसी को, वो उस अरेस्ट के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है, अरेस्ट के बारे में, और क्या कहाँ पैलेस ऑफ कस्टडी उस अरेस्टेड पर्सन को कहाँ रखा है, उसकी इन्फॉर्मेशन उस पुलिस कंट्रोल रूम को देगा जो पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया है, और फिर वो पुलिस कंट्रोल रूम की जो नोटिस बोर्ड होगा उस पर ये सारी इन्फॉर्मेशन वो लगाएंगे। ये इसमें गाइडलाइन आई थी 10, अपनी 11 गाइडलाइन आई थी टोटल। ये हो गई DK बासु के केस में, ठीक है। ये तीनों अपने केस हो गए, जोगिंदर कुमार, नीलावती तो अपने कस्टडी डेथ के ऊपर था, ये तो नहीं है, पर 2 जोगिंदर कुमार और DK बासु, ये दोनों केस अपने। देखो अरेस्टेड पर्सन के राइट्स के ऊपर आता है, तब भी अपन जुडिशरी में ये लिखेंगे केसेस। अगर ये आता है कि मान लो पुलिस प्रोसीजर फॉलो नहीं करती अरेस्ट का, तो क्या आता है, तब भी अपन ये लिखेंगे कि हाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी, ये प्रोसीजर फॉलो करना जरूरी है, पुलिस ने नहीं किया तो ये हो, ब्ला ब्ला, कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन हो जाता है आर्टिकल का, ये सारे जो अपन भी लिखते हैं, जो अपन डिटेल में आंसर लिखेंगे उसको ये वहां पर भी आएंगे। अब ये हो गया। अब आइए कहाँ अपने कर लिए थे, अब नेक्स्ट सेक्शन आ जाइए। नेक्स्ट सेक्शन आता है अब उसका अरेस्टेड पर्सन के राइट्स का, वो है सेक्शन 56। सेक्शन 56 क्या बोलता है, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। 56 सेक्शन 56 ये बोलता है कि जो भी पर्सन को अरेस्ट किया है उसको एज सुन एज पॉसिबल किसके पास लेके जाएंगे, मजिस्ट्रेट के सामने, जिसके पास जुडिक्शन है उस मजिस्ट्रेट के सामने, और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज के पास उसको लेके जाएंगे। 56 ये बोलता है, जिसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया है, ठीक है, यहाँ विदाउट वारंट अरेस्ट कर रहे हैं 56 में अपन, बिना समय गवाए एज सुन एज पॉसिबल उसको लेके जाएंगे। 57 पे आ जाइए, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स, 24 घंटे से ज्यादा एक अरेस्टेड पर्सन को नहीं रोका जाएगा। 57 बोलता है नो पर्सन शेल बी डिटेन इन कस्टडी अ पर्सन, सॉरी नो पुलिस ऑफिसर शेल डिटेन इन कस्टडी अ पर्सन arrested without warrant for a longer period than under all circumstances of the case is reasonable, and such period shall not, in the absence of special order of magistrate under section 167, exceed 24 hours, exclusive time for necessary for journey from the place of arrest to the magistrate court,
मतलब ये क्या बोल रहा है कि कोई भी अरेस्टेड पर्सन होगा उसको 24 घंटे के अंदर अंदर 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास में लेके जाना पड़ेगा। एक एक्सेप्शन है वो कि 167 में अगर कोई गाइडलाइन दी है मजिस्ट्रेट ने, ठीक है, 16 सेक्शन 167 में कोई ऑर्डर दिया है। अब 167 क्या है, अपन जब इसका नंबर आएगा तब अपन डिटेल में पढ़ेंगे। पर इसमें क्या होता है, अगर 24 आवर्स में उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं और मजिस्ट्रेट को सही लगता है तो उसको रिमांड भी दे सकती है, रिमांड पे दे सकती है, पुलिस कस्टडी में रिमांड का ऑर्डर दे सकती है उस सेक्शन में। जो अपन डिटेल में आएगा, मैं डिटेल में फिर अपन डिस्कस कर लेंगे। 167 में ये होता है। अगर 167 में कोई ऑर्डर नहीं है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, ये उसका राइट है। अब इससे 56 और 57 में अपन क्या कर रहे थे, विदाउट वारंट अरेस्ट कर रहे थे उस पर्सन को, कि विदाउट वारंट अरेस्ट करा उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे। अब आप सेक्शन 76 निकाल लीजिए इसका, ठीक है। सेक्शन 76 बोलता है विद वारंट के बारे में। यहाँ विदाउट वारंट था, अब विद वारंट। पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्राउट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले, ठीक है। क्या बोल रहा है, द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट, मतलब कोई पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन यहाँ वारंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मतलब अंडर वारंट वो अरेस्ट कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिंग वारंट ऑफ अरेस्ट शैल विदाउट अननेसेसरी डिले ब्रिंग द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द कोर्ट बिफोर विच ही इज रिक्वायर्ड टू बाय लॉ टू प्रोड्यूस सच पर्सन। मतलब उस कोर्ट के सामने जिसको सामने उसको पेश करना है उसके सामने वो अरेस्टेड पर्सन को प्रोड्यूस करेंगे जिसको अंडर वारंट उन्होंने अरेस्ट करा है। और जो इसको प्रोवाइड है वो यही बोलता है कि जो टाइम होगा वो 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। 24 आवर्स में उनको प्रोड्यूस करना ही करना है, एक्सेप्ट द टाइम नेसेसरी फॉर जर्नी, जो जर्नी के लिए टाइम लगेगा कोर्ट से पुलिस स्टेशन पहुंचने में उस टाइम के अलावा उसको एक्सक्लूड करके। 76 ही बोलता है विदाउट अरेस्ट के बारे में, और 57 अपना आ गया अरेस्ट, वो सॉरी 76 आ गया अपना विद वारंट अरेस्ट कर रहे थे, और 57 अपना विदाउट वारंट के बारे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का 24 आवर्स। अब यही राइट अपना कॉन्स्टिट्यूशन में भी कंफर्म होता है, वो आता हम फिर आर्टिकल 22 पे आ जाते हैं अपन, वही जो अपने 22 कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है अरेस्ट से, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अब अपन ने जो पहला पढ़ा था वो आर्टिकल 22 का फर्स्ट क्लोज था, सेकंड क्लोज पे आइए। आर्टिकल 22 का सेकंड क्लोज यही बात बोलता है कि जो भी अरेस्ट होगा उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने रखेंगे, उसको 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती विदाउट द स्पेशल ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। यही आर्टिकल 22 का दोम बोलता है, क्लोज 2। तो मतलब अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन का राइट भी हो गया, फंडामेंटल राइट भी हो गया अपना, ठीक है, कि अरेस्टेड पर्सन का ये फंडामेंटल राइट भी है कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएंगे, पेश करेगी पुलिस, इससे ज़्यादा उसको रोक के नहीं रखेगी विदाउट द स्पेशल ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, जब तक मजिस्ट्रेट को कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं होगा। ये अपना हो गया, ठीक है। ये सारे अपने हो गए अरेस्टेड पर्सन के राइट्स। अब एक सेक्शन इसमें एक और आता है 303 अपना सीआरपीसी का ही। 303 भी यही बोलता है अपना, सेक्शन 303 क्या बोलता है कि जो भी अरेस्ट होगा, जो भी पर्सन है जिसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हुई है, प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है, उसका राइट है कि वो अपने लीगल प्रैक्टिशनर, अपनी चॉइस के कोई लीगल प्रैक्टिशनर उससे डिफेंड करवा सकता है खुद को, वो अपने डिफेंडेड बाय प्लीडर, वो चॉइस अपने चॉइस के किसी प्लीडर से अपना केस अपने आप को डिफेंड करवा सकता है। ये 303 में भी आ गया सेक्शन इसी सीआरपीसी का। अब 303 अपन बाकी डिटेल में जब उसका नंबर आएगा तब भी देख लेंगे। ये हो गया अपने राइट्स के बारे में, ये सारे हो गए अपने अरेस्टेड पर्सन के राइट्स हो गए। सेक्शन 50 हो गया अपना, सॉरी अपन ने कर लिए थे सारे, कहाँ से स्टार्ट हुए थे अपने, सेक्शन 50 हो गया, 50A हो गया, और फिर 41D हो गया, 56 हो गया अरेस्टेड बन गया, 56 के बाद में 57 हो गया अपना, 76 हो गया, और 303 हो गया इससे का। और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल अपने को कौन सा अरेस्टेड पर्सन के राइट के बारे में बता रहा है, आर्टिकल 22 का क्लोज फर्स्ट एंड क्लोज सेकंड। केस अपने 3 हो गए, 2 केसेस हो गए अपने जोगिंदर कुमार का और DK वासु। ये आता है अपना क्वेश्चन, अगर जुडिशरी में क्वेश्चन आता है अरेस्टेड पर्सन के राइट्स के ऊपर तो अपना ये होगा आंसर, ठीक है। थैंक यू सो मच।